बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद, इक़दामात के बावजूद कोरोना वबा पाकिस्तान में तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और अब एक नई हिकमत अमली बनाई गई है जिसमें मखसूस एरियाज़ हैं, हॉट स्पॉट जिनकी निशानदही की गई है, उन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। बड़े शहरों में ख़ास तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, हैदराबाद समेत कई शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के पेशेंट ज़्यादा हैं। उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से बंद कर दिया गया है। क्या ये हिकमत अमली कारगर साबित होगी? क्योंकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं पाकिस्तान में, उनकी मजमूई तादाद 1,65,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो अफराद जान की बाजी हार चुके हैं उनकी तादाद भी 3,000 से बढ़ गई है। और अब सूरत हाल ये है कि पर डे 5,000 केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। जब वबा पाकिस्तान में आई तो 100, 200 या 300 या सैकड़ों में तादाद थी जो पेशेंट सामने आ रहे थे। अब 5,000 से ज़ायद पेशेंट आज भी सामने आए हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तो जो असद उमर साहब ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि आने वाले दिनों में जुलाई के एंड तक कोरोना वायरस पेशेंट्स की तादाद पाकिस्तान में 10 से 12 लाख हो जाएगी, अगर इस तरह देखा जाए तो ये फिगर ज़्यादा दूर नहीं है। और जो हिकमत अमली गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई है, क्या ये कारगर साबित होगी? क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर जो हैं वो पहले ही गवर्नमेंट को ये कह चुके थे कि मुकम्मल लॉकडाउन, कम से कम 15 दिन का मुकम्मल सख्त लॉकडाउन पाकिस्तान में इस वबा को रोकने के लिए नागुज़ीर है। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ये क्लियर कर चुके हैं कि अब हम उस सिचुएशन में हैं कि लिविंग विद द वायरस, हमें इसके साथ रहना पड़ेगा और एहतियाती तदाबीर और SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतियाती भी गले पड़ सकती है। अभी पाकिस्तान 15वां मुल्क है जो इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। भारत का चौथा नंबर है। कहीं जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में केसेस सामने आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा है कि हम इन तमाम ममालिक को पीछे छोड़कर आखिरी रिमेनिंग कंट्री कहीं ना बन जाए। बहरहाल गवर्नमेंट के लिए बड़ा इम्तिहान, क्या करेगी गवर्नमेंट, उसकी कोशिशें कितनी कारगर साबित होंगी? क्या वजह है कि पूरे मुल्क में एक सख्त लॉकडाउन गवर्नमेंट नहीं लगा रही है? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हम आखिरी रिमेनिंग कंट्री बच जाते हैं तब भी तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। कौन पाकिस्तान आने को प्रेफर करेगा, कौन हमसे कारोबार करेगा और कौन इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान से अपने मुआशी ताल्लुकात को जारी रखेगा अगर कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया तो? इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे हवास बाख्ता भारत, मोदी सरकार और भारतीय फौज की। खास तौर पर पाकिस्तान के साथ तो भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल पहले दिन से ही खराब रखी है इस मोदी सरकार ने। और ये जो बिपिन रावत की स्टैब्लिशमेंट इस वक्त भारत में चल रही है, ये खित्ते के अमन के दर पे है। पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात थे, नेपाल के साथ भी भारत ने सरहदी मामलात खराब किए, सारी दुनिया के सामने आए। और अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना के साथ भी भारत बिला वजह भिड़ने की कोशिश कर रहा है और नताइज भारत के सामने आ रहे हैं। भारत के 25 से ज़ायद फौजियों को जहन्नुम वासिल किया चाइना की फोर्सेस ने। भारत गो के दावा कर रहा है कि हमने भी चीन का खूब जानी नुकसान किया। बड़े बड़े दावे आज मैंने देखा भारतीय चैनल्स पर चल रहे थे। अगर मोदी सरकार से सवाल है कि अगर वाकई में उसने चाइना की फौज को जितनी बड़ी तादाद, जितने बड़ा फिगर्स उनका मीडिया आज बता रहा था, इतना नुकसान पहुंचाया, तो फिर भारत में मुजाहरे किस बात के फूट रहे हैं, किस बात के जलसे निकाले जा रहे हैं पूरे इंडिया भर में मोदी सरकार के खिलाफ कि वो चीन को जवाब दे जो चीन ने किया है? क्यों खुद सबसे बड़े मुखालिफ मोदी सरकार के जो उनकी मुखालिफ पार्टी है राहुल गांधी, वो सवाल करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी उनके बयानात भारत में चल रहे हैं कि मोदी सरकार बताए लद्दाख में क्या हुआ, हमारे फौजी किस तरह मारे गए। उन्होंने अपने बयान में कहीं इस तरह का जिक्र नहीं किया कि हमारे फौजियों ने भी चाइना को जानी नुकसान पहुंचाया है। खित्ते का अमन, अहम बात यह है कि वो कितना अब दर पे है। जो मोदी सरकार है उसकी काविशें किस हद तक खित्ते के अमन को बर्बाद कर सकती हैं। और पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है अमन को बरकरार रखने के लिए, जिस प्लानिंग में, जिस राह पर पाकिस्तान चल रहा है, क्या वो दुरुस्त है? पाकिस्तान को अब क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? मौजूदा सूरत हाल में
जो पाकिस्तान का किरदार है वो क्या होना चाहिए, और जो खित्ते का अमन है इस रीजन में पाकिस्तान के लिए कितना गोल्डन चांस है दीगर कंट्रीज के साथ, क्योंकि नेपाल कभी भारत का बड़ा अच्छा इत्तेहादी हुआ करता था, अब चाइना ने मिलकर उसे भी अपने साथ मिलाया है, तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा चांस है इस खित्ते में खुद को पावरफुल बनाने के लिए और भारत को मजीद नुकसान पहुंचाने का। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट असद महमूद साहब ने। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, अपना वक्त निकाल कर आप स्टूडियो आए। आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत ने जो अब स्ट्रैटेजी अपनाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, ये जो सेलेक्टेड लॉकडाउन हो रहा है मुख्तलिफ एरियाज में, क्या ये कारगर साबित होगा? वायरस पर काबू पा लिया जाएगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये बताऊं कि कोरोना वायरस को जिस तरीके से आपने पूरी दुनिया के अंदर फैलते हुए देखा, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके की बात करें आप ओके, चाइना छोड़ दें, रशिया चले जाएं, इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, सर्टनली ये बिल्कुल ये मौजूद है। और आप इतना भी देख लीजिए कि पूरी दुनिया ने जो कुछ भी करके देख लिया, आप डेफिनेटली एक वो पीक टाइम आता है 2 से ढाई महीने का जहाँ पर उसकी स्पाइक आती है, फिर ये नीचे जाता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह के इंतज़ामात हुकूमत को करने चाहिए थे विद इन द गिवन रिसोर्सेज, मेरा ख्याल है वो उन्होंने बिल्कुल बेहतर किए। उसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पूरे मुल्क को अगर आप लॉकडाउन की कैफियत के अंदर लेके चले जाते, तो इसको थोड़ा सा को रिलेट कर लीजिएगा कि जिस तरह की सिचुएशन अमेरिका के अंदर एक ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन की जब डेथ हुई और जिस तरह वो हंगामे फूट पड़े, वाई पीपल वर फेड अप इन अमेरिका, और उसको उन्होंने किसी तरीके से उस आप वुड से एक ऊज आउट किया उस सारी सिचुएशन को, और पूरा अमेरिका जो उन हंगामों की जद के अंदर आ गया। तो मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में ये ज़रूर कहूँगा कि इस हुकूमत ने बड़ा समझदारी के साथ इन सारी चीज़ों को लेके चले। डेफिनेटली ये कोई ऐसी वबा थी कि जिसका इससे पहले तो किसी को एक्सपीरियंस था कोई नहीं। मे भी कुछ फॉलीज ज़रूर हुई हों, कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे हुकूमत की नीयत के ऊपर किसी तरह का कोई शक नहीं था। अब आगे चलते लेकिन हुकूमत की स्ट्रैटेजी पर तो शक करे ना, स्ट्रैटेजी पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं असद महमूद साहब। ऑपोजिशन भी उठा रही है। मौजूदा गवर्नमेंट को जब न्यूजीलैंड की एग्जांपल दे तो वो कहते हैं कि वो एक छोटा मुल्क है, उससे हमारा कंपैरिजन ना करें। छोटा मुल्क तो मैक्सिको भी है, देखिए ना वहां तो तेजी से केसेस फैल रहे हैं। जी जी असद महमूद साहब, हाँ, हम किसी सूरत के अंदर भी न्यूजीलैंड के साथ इन कंपैरिजन नहीं जा सकते। कहाँ 48 लाख की उनकी आबादी है, उनकी पर कैपिटा इनकम इज $42,000। लेकिन सर एक बात तो फैक्ट है, एक बात तो यहाँ पे लेकर आते हैं। ये गवर्नमेंट खुद बताती है कि उससे हमारा कंपैरिजन नहीं है, वो एक छोटा मुल्क है ये कहकर। तो छोटा मुल्क तो मैक्सिको भी है। मैं खुद स्ट्रेटेजी अच्छी मैक्सिको ने नहीं अपनाई तो वो छोटी आबादी का मुल्क, वहां देखे पेशेंट कितने ज्यादा बढ़ गए। देखिए जहां पे अगर आप ये समझते हैं कि अगर इसके अंदर हुकूमत की कोई कोताही है, तो उससे ज्यादा उस कोताही का हामिल मैं खुद हूँ, बीइंग एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी। वाई इट इज सो? बिकॉज पाकिस्तानियों की, हम सब की ये नेचर है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम मुल्क से बाहर हों तो कवानीन की पाबंदी करें, जो इंस्ट्रक्शनें दी जाती हैं हम उसको फॉलो करें, और जब हम अपने मुल्क के अंदर होते हैं वी डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। जवाब ये हकीकत में आपसे बता दूं, इसमें हमारा अपना बहुत बड़ा रोल है, जैसा भी हम कह लें इसको। हुकूमत कहती रही कि जी आप देखें ना, आपका अपना मेन स्ट्रीम मीडिया, आपका सोशल मीडिया, हुकूमती जिस तरीके से उन्होंने अपना वो सारा मैसेजेस दे सकते थे, उन्होंने आप कह सकते हैं कि आपके मोबाइल के ऊपर भी मैसेजेस फीड किए, जो कुछ भी था। एक आम शख्स को भी पता था कोविड-19 परसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, इसके लिए हमें क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए। एंड प्रैक्टिकली टॉकिंग वी लाइक अ हैप्पी गो लकी टाइप पीपल, केयर फ्री लोग, हमने इसी तरीके से उसको नहीं किया। एंड सर्टनली, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा हमें बिल्कुल किसी सूरत के अंदर भी बिल्कुल हमें लोगों को पैनिक में खुदा के लिए नहीं लेके जाना, बिल्कुल नहीं लेके जाना। आप सिर्फ इतना देखें कि अगर आज आपके मुल्क के अंदर कोई 1.5 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, और उसकी परसेंटेज, दो इट इज स्टिल आई से, अल्लाह ना करे कि हमारे कोई प्यारे हमसे अलहदा हो जाएं,
तो परसेंटेज उसकी इट इज लेस देन इवन 1.9% है ना। तो आप उसको कंपैरिजन जब आप तुर्की के साथ करें, आप इटली के साथ करें, आप अमेरिका के साथ करें, फाइन देयर मच अहेड। आप देखें कहां ठीक है, एक बड़ा फर्क 10% है। का एवरेज है, कहां चलें। 5.5% का एवरेज है। अब्दुल्ला तो साहब, बताइए कि ये जो इस वक्त जी अब्दुल्ला साहब, जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने अपनाई है, सेलेक्टेड लॉकडाउन की, मुख्तलिफ एरियाज को बंद कर दिया, ये कितनी कारगर साबित होगी इस वायरस को रोकने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जवाद कमाल साहब आपका। देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा था और आपके दूसरे मेहमान जो थे साहब, उनकी भी मैं सुन रहा था। जहाँ तक आपने ये बात की बड़ी खूबसूरत के हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, क्या ये हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है? क्या आपको मालूम है कि ये हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है? ये आपको किसने बताया? प्राइम मिनिस्टर इस बात को खुद सीनियर जर्नलिस्ट के साथ टॉक में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि तमाम फैसले मैं खुद करता हूं। आई टेंड टू डिसएग्री सर, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अभी मास्क पहनने का अभी सिर्फ एक हफ्ता पहले बताया उन्होंने। उससे पहले वो इसको नॉर्मल फ्लू कहते रहे। मैं उस चीजों में सिर्फ सार्कास्टिक अप्रोच के साथ मैं नहीं जाना। अब्दुल्ला साहब, वो तो पीटीआई के लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के पहले दिन से डरा देते, तसल्ली ना देते तो और क्या करते? नहीं जनाब, आपने जब पहले ही दिन कहा कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, तो फिर आपने तो पूरी कौम को, यानी कि जब अगर क्रेडिट, अगर जिस तरीके से अभी असद साहब फरमा रहे थे, तो फिर तो क्रेडिट भी, अगर कोरोना से कल को हम निकल आते हैं तो क्रेडिट आवाम को जाना चाहिए ना, फिर हुकूमत को तो नहीं जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हुकूमत की टेढ़ी दिल के ऊपर जो है वो जो हिकमत अमली थी, नवंबर से आया हुआ था वो पाकिस्तान में। आपने जहाज अभी तक नहीं मंगाए थे, फसलें तबाह हो गई, आपके जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, कहत साली का खतरा पड़ गया। आप क्या बात कर रहे हैं जवाब, फॉर गॉड सेक। अच्छा, अब जो इकदाम किए गवर्नमेंट ने, अब जो इकदाम, ये जो नया फैसला किया सेलेक्टेड लॉकडाउन का, ये कारगर होगा सर? आप समझते हैं इससे रुक जाएगा कुछ वायरस? देखिए, कोई चीज भी कारगर तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आपको स्ट्रिक्टली जो है उसको एडमिनिस्टर ना किया जाए। जब आप उसको कमजोरियां दिखाते हैं, शुरू में जब लॉकडाउन हुआ बहुत अच्छा लॉकडाउन था, उसी को अगर हम कंटिन्यू कर लेते, जो कि हमने किया, लेकिन वो पहले 3-4 दिन सड़कों पे आपको वीराना नजर आया, उसके बाद फिर चहलकदमी चलती रही। आपने लोगों के साथ जब, और ये जो फिगर्स हैं, प्लीज मैं आपको ये चैलेंज पे कह रहा हूँ कि ये जो फिगर्स 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस टाइम पे सिर्फ लाहौर में आपको एक बहुत हाईएस्ट, सर वो तो एक अंदाजा था सर। वो जो 15 मई को रिपोर्ट पेश की गई थी उस्मान बुज़दार साहब को, उसमें अंदाजा लगाया गया था, वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना जवाब साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आप भी माशाल्लाह, ये हमारे जितने लिसनर्स हैं, देख रहे हैं नाजरीन, आप मुझे बताएं, पहले कभी सुनते थे कि वो कोई पता नहीं जानने वाला, इक्का दुक्का 3-4 दिन में खबर आती थी? आज आप जिसको फोन करते हैं, जिसका मैसेज देखते हैं, तो पता चलता है उसका कोई ना कोई जानने वाला रिश्तेदार जो है वो इस टाइम पे कोविड-19 से या हलाक हो गया या उसका शिकार हो गया है। देखें, इस टाइम पे 7.5 लाख लोग सिर्फ लाहौर शहर के अंदर इन्फेक्टेड हैं। इस टाइम पे बलोचिस्तान के अंदर कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर कोविड-19 ना हो, खासतौर पे क्वेटा शहर के अंदर। इस टाइम पे सिंध के अंदर बेड़ा गर्क हो चुका है। ये हकीकत है, ये वो रियलिटीज है। पंजाब के अंदर जो है वो भी आपको सूरत हाल किसी से और केपीके के अंदर मुख्तलिफ नहीं है। जो इंटरनेशनल इदारे जो लिख रहे थे, और जो अभी आप हालिया ग्लोबल टाइम्स को पढ़ लें, बाकी आप जो है वो इकोनॉमिस्ट को पढ़ लें, उसके अंदर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें क्यों कहा गया था। मैंने मार्च के अंदर ट्वीट किया था कि हमारी खुदा न खास्ता जून जुलाई के अंदर जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देखिए, आज वही हुकूमत जो है वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट तो कह रही है जुलाई के एंड तक 12 लाख पहुंच जाएंगे पेशेंट सर। 12 लाख तो ऑलरेडी हैं इस टाइम पे, 12 लाख से ज्यादा पेशेंट हैं। आपको, आपने टेस्ट ही नहीं किया भाई। आप पहले एक वक्त में टेस्ट ही नहीं कर रहे थे। आपकी टेस्टिंग बलूचिस्तान के अंदर पर डे 85 थी। आज वो लियाकत शहबानी साहब ने अपना बाकायदा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास 85 टेस्टिंग पर डे के हिसाब से पूरे बलूचिस्तान के अंदर थी। अब जवाब साहब, वन शुड बी रियलिस्टिक। देखें, ये हमारी जिंदगियों का मामला है, हमारे फ्यूचर का मामला है। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है। मुख्तसर बता दें, अब जो स्ट्रेटेजी बनाई है ये कामयाब हो जाएगी? आने वाले दिनों में इसका नतीजा निकल आएगा? 2 जुलाई तक जो लॉकडाउन लगाया है। मैंने एक चीज कहनी है। जी मैं आता हूं सर आपकी तरफ। अब्दुल्ला साहब से पहले पॉइंट ले लें। जी सर। अफवाज पाकिस्तान और हमारे इदारे इसको एडमिनिस्टर करेंगे तो यकीनन ये कामयाब हो जाएगी। अगर हुकूमत के सहारे पे छोड़ा, जो असद उमर साहब ने पहले मईशत का बेड़ा गर्क किया, वो इससे बड़ा कोरोना का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। लोगों के हाथ यहाँ असद उमर के लिए जुड़े, हमारे कोनियों तक जुड़े हैं। खुदा के लिए असद साहब, हम पे रहम फरमाए, हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। असद महमूद साहब, मुख्तसर प्लीज, मुझे ब्रेक पर जाना है। जवाद, मैं किसी सूरत के अंदर भी हम यहाँ से कोई ऐसा मैसेज नहीं देंगे
कि हम लोगों को मजीद पैनिक और फ्रेंजी एक लिहाज से लेके चले जाएं, नॉट एट ऑल। देखिए ये बिल्कुल ये परसिस्ट करता है और इससे बचत भी कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमें बिल्कुल जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमने करनी है, मास्क हमने इस्तेमाल करना। आप इस बात से एग्री करेंगे जो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा कि अगर हम खुद ही एहतियात करेंगे तो वायरस को शिकस्त दे देंगे, तो फिर जब वायरस खत्म हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ना ले, आवाम ही क्रेडिट ले। आप एग्री करेंगे? देखिए पहली बात तो यह है, नहीं, देखिए एक मैं आपसे बता दूं, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती थी वो उन्होंने अपने तय पूरी करने की कोशिश की है। देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे साथ जो हमारा जाती जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हम उसके ऊपर पूरा उतरें। हमें जरूर उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए, एट द सेम टाइम बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटी। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे बताऊं, हमें खुदा के लिए इस मीडिया पे आके लोगों को डरा नहीं देना। लोगों के ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल आसान खता कर दें कि 10 लाख हो गए, 12 लाख हो गए। ये एक वबा है, ये हमारे ऊपर आई है और हम बेहतर एहतियाती तदाबीर करके अपना अवाम जो है वो भी उस तरीके से अपना रोल प्ले करे। बेहतर एहतियाती तदाबीर, मैं अभी भी इससे कायम हूं कि इसमें किसी सूरत के अंदर गवर्नमेंट के अंदर मुझे कोई बदनीयती नजर नहीं आती। ठीक है, आपको पॉइंट आया। हमारे वजीर साहब ये फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपको वो फिगर्स बता रहा हूँ जो इस टाइम पे हैं और डराने की सर वो तो ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत की नीयत में कोई शक नहीं है। अब्दुल्ला भाई डराना नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन नीयत में कोई डराना नहीं, अपने लोगों को हौसला देना है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जी सर असद महमूद साहब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की नीयत पर कोई शक नहीं है, उसके डिसीजन से फायदा हो ना हो लेकिन उसकी नीयत बहरहाल ठीक है। सर कौम लुट जाए, लोग मर जाए, आप कहें नीयत ठीक है? कश्मीर में भी नीयत ठीक थी ना? अरे सर कश्मीर जो है वो अब्दुल्ला भाई पूरी दुनिया में यही सिचुएशन चल रही है। पूरी दुनिया में इटली को देखें, यूके को देखें, एंड यू ट्रस्ट मी, अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती यूके के अंदर, वो घुटनों से भी नीचे चले जाएंगे, लेट जाएंगे। व्हाट आर वी टॉकिंग? खुदा के लिए पूरी ग्राउंड रियलिटीज हम जरा जहन में तो रखें ना। हम क्यों लोगों को बददिल करते हैं, क्यों लोगों को डिसअपॉइंट करें अब्दुल्ला भाई? सख्त लॉकडाउन से इटली अगर काबू कर लिया उसने तो उसी के ऊपर हमने फोकस करना है। और मैं ये बताऊं आपसे, अगर आप मिसाल देंगे तो फिर देन मिसालें तो दूसरी भी मौजूद है ना, जहां सक्सेसिव लॉकडाउन दीजिए ना, कोई हर्ज नहीं है, वो कारगर रिजल्ट जो है प्रोड्यूस किए। ये बात है असल में। और सर कौन सा बात सुने खुदा के लिए, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, कहां पे काबू कर सके ये? व्हाट आर वी टॉकिंग सर? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, गवर्नमेंट को अपना काम करना है और हम लोगों को जाती तौर पे सर अपना काम करना है, तब हम इस पे काबू कर सकेंगे। कि हम जो मर्जी करते रहे लेकिन गवर्नमेंट सारे के सारा करे, हमारी रिसोर्सेज देखें, हमारे फाइनेंसेस देखें, कहां से सारा चीजें कर सकते हैं। सऊदी अरब की बात करें, किस जगह की बात करें जहां पहले से हालात बेहतर हुए? देख लें कितने केसेस हैं, आप कितने केसेस हैं, कितनी डेथ है सर। अब ये प्लीज ना करें। हमें खुदा के लिए अपने लोगों को हौसला देना है। हम पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हैं। हमने नहीं असद साहब मैं मुख्तसर नुक्ता लेना चाह रहा हूं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का। अब्दुल्ला साहब, लोगों की आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी, हौसला जरूर देना है, लेकिन अंधा उनको कुएं में भी नहीं डालना, ये भी बात है। चले ठीक है, ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्योंकि वक्त फिर कम रह जाएगा। कंट्रोल लाइन पर भारत जो कुछ कर रहा है और जो चाइना के हाथों उसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है अपने फौजियों की लाशों की सूरत में, फेस सेविंग के लिए आने वाले दिनों में भारत क्या कर सकता है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। कंट्रोल लाइन पर भारत हवास बाख्ता हो चुका है। वक्त 3 हमसायों के साथ वो उलझ रहा है और तीनों जगहों पर ही उसे पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन जो उसे शिकस्त हुई है, एक हजीमत उठानी पड़ी है अपने 25 से ज़ायद फौजियों की लाशों की सूरत में लद्दाख बॉर्डर पर चाइना के हाथों। अब वो फेस सेविंग के लिए भारत क्या करेगा? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्या समझते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की पाकिस्तान की तरफ, या वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सोच रहा था पाकिस्तान में, इस तरह की कोई हिकमत अमली अपनाने जा रहा है आने वाले दिनों में भारत? देखिए, इसका तो इजहार जो है वो बरमला कई दफा मेरे ख्याल में दफ्तर खारजा जो है और वजीर आजम साहब खुद अपने ट्वीट में कह चुके हैं। यकीनन मुश्किल सूरत हाल है, चाइना के साथ जो हजीमत उठानी पड़ी और फिर जिस अंदाज में आपने 3 मुल्कों का कहा, लेकिन एक चौथा मुल्क जो है बांग्लादेश भी है, जहाँ
यहाँ वो कुछ अर्सा कबल जो है वो मामलात खराब कर चुके हैं। जी। इसी तरीके से आपने अपने बयानिए में शुरू में नेपाल का जिक्र किया कि नेपाल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ असद साहब बड़े वेल रेड इंसान हैं, ये बैठे हैं, इनको मालूम है कि नेपाल की पूरी रॉयल फैमिली को जो है बाकायदा रॉ ने कत्ल करवा दिया था और बाद में उनके एक शहजादे का नाम उसके ऊपर लगा दिया था, जो बाद में उसकी खिल्ली खुल गई थी। इसी तरीके से दलाई लामा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उनका इशू है, जो सिक्किम के अंदर बैठे में है, भारत उसकी पीठ ठोक रहा है, और वही वजह थी बुनियादी जो 1962 की जंग का एक मौजब बनी। अब मसला यह है कि भारत को जो हजीमत का शिकार हुए हैं वो अब उसने कहीं ना कहीं उसको निकालना तो है, उसका गुस्सा। आप देखिए उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर डेवलप हो गया। भारत झूठ बोल रहा है कि हमने भी चीनियों के बंदे मार दिए हैं, जबकि चाइना ने तो वो सारी वीडियोस जो है वो जारी कर दी हैं। भारत के पास ऐसी कोई अगर वीडियो है तो वो बिल्कुल सामने लेके आए, लेकिन भारत के साथ जो चीन का रवैया है वो वहाँ 56 इंच चौड़े जो सीना है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल 56 मिलीमीटर रह जाता है, लेकिन वही जब किसी कमजोर मुल्क जो कि उनकी नजर में कमजोर होते हैं उनके खिलाफ वो 56 से भी जो है वो आगे बढ़ जाता है। मसला ये है कि जिस बेहतरीन मौका फायदा उठाया नेपाल ने, और उन्होंने पॉलिटिकली भी और जो अपनी असेंबली के जरिए बाकायदा करारदाद पास करवा के उन्होंने वो नक्शा, बल्कि भारत का कुछ इलाके का हिस्सा जो है वो भी अपने अंदर उन्होंने शामिल कर दिया, क्योंकि मैकमोहन लाइन के बाद जो है वो कोई इस सही खित्ते की निशानदेही नहीं की गई थी। इसी तरीके से जो पाकिस्तान है उसको भी ये समझना चाहिए कि 1962 के बाद हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हासिल हो रही है, इसके अंदर हमें बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप अगर चाहे नेपाल देख लें चाहे चाइना का स्टांस देख लें, आपको ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आ जाएगा कि यूनाइटेड नेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। चाइना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और TCL जो चाइनीज कंट्रोल लाइन है, दोनों के ऊपर वो भारत के ऊपर 1 अप तो नहीं बल्कि 2 अप है मेरे ख्याल में इस टाइम पे। अब पाकिस्तान जो है वो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है और चाइना भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। इस टाइम पे नेपाल ने जिस बहादुरी के साथ जो चाइना की जाहिर है पीठ ठोकी गई है, लद्दाख बॉर्डर पर भारत मजीद मामलात खराब करेगा या फिर भारत फिलहाल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान में कहीं कोई किसी तरह का कोई मामला खराब कर सकता है? वो एक अलग बात है, यहाँ पर भी मुंह की तो से खानी ही पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है क्या? जी बिल्कुल, भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई ना कोई काम पाकिस्तान की तरफ करना चाहेगा, लेकिन उसको फिर इंटरनल जो कश्मीर के अंदर एक इंडिजिनस मूवमेंट है उसका भी बहुत ज्यादा उनको मेरे ख्याल में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो कश्मीरी पहले ही जो है वो उनसे तंग है, लेकिन नेपाल के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा वो काम कर सकते हैं ताकि अपनी फौज को कुछ रिलीफ दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, और असद साहब यहाँ इसको मेरी बात को सेकंड करेंगे, कि इस टाइम पे जो S-400 मिसाइल्स आने थे और इसी तरीके से उनके राफेल जेट आने थे और दीगर उनका जो है सेंसिटिव इक्विपमेंट आना था, वो तो इस टाइम पे पूरी तादाद में पहुंचा नहीं और ना ही उसके लिए वो भारतीय ट्रेंड है। इसलिए क्या अमेरिका जो है वो इस टाइम पे जो उनकी पुष्टपनाही कर रहा है इस सारे मामले के अंदर, तभी वो 3 फ्रंट्स के ऊपर अपना एक थिएटर को खोल चुके हैं। इसलिए देखना यह है कि क्या अमेरिका उनकी उस हद तक जाएगा मदद करने के लिए कोविड-19 सिचुएशन के अंदर। असद साहब ठीक है सर, आपका पॉइंट है। असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं, भारत लद्दाख के पर उसे भारी नुकसान जानी उठाना पड़ा अपने फौजियों की लाशों की सूरत में, तो वो फेस सेविंग के लिए लद्दाख पर ही मामला दोबारा खराब करने जा रहा है या पाकिस्तान से मामला खराब करेगा? आने वाले दिनों में कितनी चौकन्ना है हमारी आर्मी इस मामले को लेकर? देखिए, इस वक्त अगर हम ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो के अंदर देखें, आप चाइना को, रशिया को और फिर अमेरिका को अगर आप देखें, और जिस तरीके से चाइना को अमेरिका ने कोशिश की इकोनॉमिकली न्यूज डाउन करने की, तो मैं समझता हूँ कि उसी के साथ इसको लिंक कर लीजिए कि चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल किया एज ए पुलिसमैन बाय US। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बिपिन रावत के बहुत सारी आपने बयानात भी सुने होंगे, इवन इनकी गवर्नमेंट के भी, कि जी हाँ वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, कि जी हम 2 फ्रंट्स के ऊपर हम लड़ने को तैयार हैं। और मैं ये आपसे कहूँगा ये जो कुछ भी पिछली 6 मई से जो कुछ हुआ, और स्पेशली 15-16 जून की रात को जो एक प्रॉपर ये कहते तो हैं कि पेट्रोल पॉइंट 16 है जो कि चाइना के पास था, उन्होंने खाली करना था। भाई बिकॉज झूठ बोलते हैं ना, इंडियंस आर वेरी एक्सपर्ट इन एक्चुअली डिसीविंग द पीपल। ये अपना मीडिया मुकम्मल तौर पे इस वक्त भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो इंडिया में बैठे झूठ बोल रहे होंगे, बट प्रैक्टिकली मैं ये कहूंगा वो तो बहुत ज्यादा पूरा इंडियन मीडिया इस बात पर शोर कर रहा है कि जितने फिगर्स हमारे हैं
उससे दुगने फिगर्स हमने वहां पर नुकसान पहुंचा है। वो ऐसे ही है ना कि जब पिछले साल ये आए थे बालाकोट पे, तो वो भी सारी स्टोरीज दुनिया के सामने है। देखिए, एक मैं बताऊं, इंडिया ने पिछले 60-65 सालों के अंदर इंतहाई शातिर मुल्क के तौर के ऊपर जहां जहां इसका मौका मिला, इसने हर मुल्क को इस्तेमाल किया। रशिया को उसने बड़ी तसल्ली के साथ इस्तेमाल किया, यहां तक उसने इस्तेमाल किया रशिया को कि रशियन नेवी पहले खलीजे बंगाल में आ गई थी, और इवन मैं लेकिन उसका तो फायदा नहीं हुआ भारत को सर, सिवाय मईशत बेहतर होने के। अभी अगर सिचुएशन देखें, अगर कोई एक छोटा सा भी मिस एडवेंचर भारत के कितने टुकड़े कर सकता है, ये खुद भारत को भी अंदाजा नहीं है। ये उसकी वजह यह है कि पिछले 6 सालों के अंदर इंडिया को जिस तरीके से आपने डिस्टर्ब होते हुए देखा है इस शैतानी ट्राइका के हाथों, जिसको नरेंद्र मोदी लीड कर रहा है। देखिए, जो शख्स बुनियादी तौर पे एक छोटा आदमी होगा, ठीक है, छोटा आदमी, वैसे तो सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन वो अपने आदतों अतवार अपने कैरेक्टर से बताता है कि वो छोटा आदमी है। 2002 गुजरात का जो मैसेकर था, और ये जो मुजरिम शख्स है जो इस वक्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, और उसी के साथ अमित शाह इज अनदर क्रिमिनल जो कि गुजरात में उसके साथ वो इंटीरियर मिनिस्टर था। इन दोनों ने मिल के जो हजारों मुसलमानों को कत्ल किया, उनको जलाया, जिंदा जलाया, उनके कारोबारों को, उनके घरों को, उनकी दुकानों को। तो अब ये देखें, ये अब ये इंडियन वोटर्स हैं, इनका मुंह काला किया है इस नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने कि लुक। थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ा लेते हैं सर। मैं दोनों मेहमानों के सामने एक सवाल रखता हूं, पहले असद महमूद साहब आप जवाब दे दें। मौजूदा जो भारत का नक्शा है वो आने वाली एक दहाई में बरकरार रहेगा? शायद मैंने ज्यादा साल बता दिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिचुएशन बहुत हद तक मुझे तब्दील होती नजर आती। जैसे बिल्कुल अब्दुल्ला गुल साहब ने ठीक बात की है कि जी वो आप नेपाल की आप बात कर रहे हैं, नेपाल को जिस तरीके से इन्होंने ताकत ताराज करने की कोशिश की, वो स्टिल दैट इज अ नेशन, उनके अंदर वो रिजॉल्व थी। और देखें आज ना सिर्फ ये बल्कि चैलेंज करते नजर आते हैं इंडिया को। आप इसकी बात कर देखिए, ये जो 370 और 35A को रिवोक किया, नो इट इज दैट टाइम, अब जिसको कहते हैं माइट इज राइट पे चलेगी। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, चाइना इज अनस्टॉपेबल नो। अभी इंडिया से कहें ना भाई कि वो चला जाए ना, जरा यूनाइटेड नेशन के अंदर चले जाए सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको बड़ी प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज ये तो सारा एरिया ही डिस्प्यूटेड है। और जब 370 को 35A को आपने हटाया, तो इसका मतलब है कि आपका एक गासिबाना, एक ऐसा गैर कानूनी कब्जा है कि इसके ऊपर एनीबडी हु इज एक्चुअली गुड इन पावर, फाइन, वो आगे जा सकते हैं, वो हमला कर सकते हैं, वो उस और यही सारे के सारा आपको नजर आया। और चाइना के तो बड़े सीरियस एतराजात थे कि जी वो मैकमोहन लाल को तो एक्सेप्ट करते नहीं थे, और उनका कहना था जी कि नहीं, ये जो अक्साई चीन का जो सारा एरिया है लद्दाख का, ये तो हमारा एक लिहाज से अपना आता है। अच्छा, उसी दौरान में आप है तो सबको पता कि जी किस तरीके से इंडिया ने चालाकी से वो रोड बनाया। पहले थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती थी, ब्रिगेड प्लस स्ट्रेंथ को एक लिहाज से वो लेके चले गए। अब मकसद सिर्फ ये कहने का है कि जो जिस तरह की कहते हैं ना, जैसे आप बीज बोते हैं वैसे ही काटते हैं, वो सब काटना पड़ेगा। यही इंडियन हुकूमत अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, बीजेपी अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, मैं वही सवाल आपकी तरफ रखता हूं। मौजूदा जो नक्शा है वो आने वाली एक दहाई में भारत का बरकरार रहेगा? क्योंकि अगर वहां पर मूवमेंट देखें, मैं मेन अहम जो बड़ी मूवमेंट्स हैं उनका नाम ले देता हूं। कोलकाता में जो हो रहा है, जो किया अभी नेशनैलिटी के नाम पर, फिर मलयालम में जो सूरत हाल है, पंजाब में सिखों के साथ जो वहां पर हो रहा है, जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, और जो मकबूजा कश्मीर है, जो वहां पर क्या सूरत हाल इंडिया ने की है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, वहां कितनी तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में छोटा सा भी मिस एडवेंचर एक दहाई तक भारत का मौजूदा नक्शा बरकरार रहेगा या उससे कम टाइम? जी देखिए, जनरल हमीदुल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गिफ्ट तोहफा है, बिल्कुल, और वो अभी एक तौर पे साबित हो रहे हैं। वो उनको they do not need enemy, they have people like नरेंद्र मोदी and डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए उनको अंदरूनी तौर पे जो अपना खुद नुकसान कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले मौजूद हैं। मसला यह है कि जो भारत का आपने जिस तरह उनकी तो सर इस सिचुएशन को लेकर अमेरिका के बारे में भी एक प्रेडिक्शन थी, बहरहाल उस पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे, फिलहाल इंडिया की बात हो रही है। देखिए, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के ऊपर जो है वो भारत का एक बहुत खास नजर है। और आपको याद होगा कि जब रोहिंग्या में पूरी दुनिया में थू थू हो रही थी म्यांमार की हुकूमत के ऊपर, तो ऑंग सान सू की से मिलने के लिए उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी वहां जा पहुंचे थे, क्योंकि उनका मकसद जो था वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के अंदर चाइना को कंट्रोल करना है। ये सी पैक का एक दूसरे साइड है जो वहां से चलनी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, सॉरी।
और इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। इसलिए जो अभी सूरत हाल है वो दो बातें बड़ी वादे क्लियर हुई हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, और अभी बिल्कुल असद महमूद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक तो उन्होंने एंगल दिया कि जी भारत जो है वो उसको क्योंकि 370 और 35A खत्म कर चुका है, इसलिए मसला यह है कि जिसके पास ताकत है वही ले जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास भी ताकत है, लेकिन अगर हमने, क्योंकि एक क्राइसिस आया है इंडिया पे और ये क्राइसिस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हासिल किया, लेकिन आपने सवाल उठाया, हम इस मौके का कितना फायदा उठा सकते हैं, और हमें यूनाइटेड नेशन के अगर हम सिर्फ उसका बैन करते रहेंगे कि यूनाइटेड नेशन कुछ करे तो कुछ नहीं होगा। चीन जो है वो यूनाइटेड नेशन नहीं किया, भारत यूनाइटेड नेशन नहीं किया, नेपाल जो है उसने ऐसा कोई ड्रामा नहीं रचाया। ठीक है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अलावा मौजूदा सिचुएशन में? क्या पाकिस्तान का किरदार होना चाहिए इस मौके का? पाकिस्तान कैसे फायदा उठाए? ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, एक ब्रेक के बाद इस पर बात। वेलकम बैक। पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि भारत खित्ते के अमन के दर पे है, दुश्मन पर दुश्मन बनाया जा रहा है, और अब पाकिस्तान किस तरह इस सिचुएशन का फायदा उठाए? असद महमूद साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने तो कहा कि भारत नहीं गया यूनाइटेड नेशन, चाइना नहीं गया यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान को खुद ही कुछ करना चाहिए, तो कुछ क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस सिचुएशन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एक तो पूरी जो 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 सिचुएशन इस वक्त इस रीजन के अंदर मौजूद है, डेफिनेटली हमारी लीडरशिप, हमारी मिलिट्री और सिविल, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट कि अच्छा क्या होना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं आपसे पहले बताऊं कि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम इमीडिएटली इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर दौड़ें और दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, नो नॉट एट ऑल। एक याद रखिएगा, मैं आपके अक्सर प्रोग्रामों में पहले भी ये कहता रहा हूँ कि इंडिया अपने बोझ के तले खुद आके खत्म होगा, और ये सिचुएशन आपको आप नजर आई। देखिए, लेकिन हमें क्या करना है सर? हमें आज 4 शहरियों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहादत होती है, हम भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करते हैं, एहतजाजी मरासला थमा देते हैं, इज दैट इनफ? नहीं, मैं समझता हूँ कि इससे तो थोड़ा सा स्टेप हमें एक लिहाज से आगे करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कहें कि अगर वहाँ से जिस तरह की भी फायरिंग, जहाँ उनकी मुख्तलिफ तरह की पोस्ट बनी हुई हैं, यू ट्रस्ट मी, आप वाकई आपके जो ट्रुप्स वहाँ पर मौजूद हैं वो उनकी पोस्टों को बिल्कुल उड़ा देते हैं। हकीकत में मैं आपसे बताऊं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। आप ये कह लीजिए अच्छा हम वी जस्ट कीप ऑन वेटिंग कि शेलिंग आ रही है, हमारे यहाँ ना ऐसा कुछ नुकसान हो रहा है तो उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा, नो नॉट एट ऑल। एक तो हमें बिल्कुल ये क्लियर इसके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो जिस तरह का भी एक्शन करते हैं उसको बिल्कुल बेफिटिंग रिस्पॉन्स उसी तरह का मिलता है, और आई एम श्योर कि अब्दुल्ला गुल साहब इस चीज़ को एक लिहाज से सेकेंड करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये बताऊँ, चाहे जैसा भी है, एक हमें इंश्योर करना है कि इंडिजिनस मूवमेंट जिसका अब्दुल्ला साहब ने भी तस्करा किया, कश्मीरी बिल्कुल इस वक्त आप समझते हैं कि ये तैयार हैं, और सर्टली ये उन्हीं की अपनी मूवमेंट यहाँ पर होनी है। हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, बिल्कुल उनके रिश्तेदार वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर ये मौजूद हैं, डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट करेंगे। आप मौजूद हैं LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, सीज के अंदर मौजूद हैं, एयर के अंदर मौजूद हैं, और मैं ये भी आपसे कहूँ कि अगर उनकी 13 लाख की फौज है तो आप भी तो 7 लाख फौज रखते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं आप कह सकते। अगर एक कन्वेंशनल इम्बैलेंस मौजूद है तो उसको फिर आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल उसको आप बैलेंस, बिल्कुल हमें भरोसा भी होना चाहिए, हमारा एक उनके दो पर भारी होगा। बिल्कुल। दूसरी दूसरी चीज मैं आपसे ये बताऊं, आप देखिए इस वक्त अगर चाइना इंडिया की सिचुएशन में इस एंगल से भी बात करना चाहूंगा, चाइना और इंडिया और अमेरिका का बड़ा करीबी एक लिहाज से ताल्लुक था। मैंने कहा ना पुलिसमैन इंडिया कोशिश कर रहा था। चाइना ने क्या किया कि वो जो वीक लिंक आता था इस सारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के अंदर इंडिया, उसको उठा के उसने गर्दन से पकड़ लिया, और मोदी की बिल्कुल उसने लकीरें निकलवा दी गलवान वाली के अंदर उसकी सोर्सेस की। आप सोच सकते हैं कि उनके सोल्जर्स, उनके ऑफिसर्स को जिस तरीके से मैंने रोते हुए देखा, इस दिस एन इंडियन आर्मी जिसको आप समझते हैं, अपने आप को क्लेम करते थे वी आर द प्रोफेशनल पीपल एंड वी आर द प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से ही सारी चीजें सामने हैं। तो मैं ये आपसे जरूर बताऊं, इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, आप नेपाल का आपने तस्करा किया, बांग्लादेश को आप ले लें, और बांग्लादेश के अंदर भी मैं समझता हूं इंडिया के अपने अंदर मूवमेंट है सर बहुत ज्यादा जो चल रही है। जी बिल्कुल
वो बिल्कुल है, लेकिन हसीना वाजिद को भी थोड़ा सा देखना होगा कि ठीक। जिससे इंडिया की तरफ उनका बहुत ज्यादा ट्रेड था। विद इन बांग्लादेश बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ के जो बांग्लादेशी लोग हैं उनकी, जी कि ये हम बहुत ज्यादा एक्चुअली इंडियंस वहाँ पर आए हैं, कारोबार के अंदर वो गए हैं, और जो वहाँ के नेटिव बांग्लादेशी हैं उनको नीचे करके इंडियंस को वहाँ पर खपाया गया है। दैट टू इज समथिंग वेरी सीरियस। सो व्हाट आई से, इस सारे प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली अब मोदी चाहेगा फेस सेविंग के लिए वो कुछ ना कुछ करे, तो उस फेस सेविंग के लिए फिर हम मजीद यहाँ पर कालक लेकर मौजूद हैं, हमारी फौज, एयरफोर्स, ठीक है, और वो भारतीय फौज के मुंह पर, भारत के मोदी के मुंह पर बिल्कुल काला किया जाएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या करना चाहिए? फॉरेन मिनिस्टर, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलें और एक लॉबी मजबूत करें, यूएन में जाएं, वहां पर वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके भारत के बारे में बताएं, या फिर खुद से ही कुछ करना पड़ेगा? देखिए, जो मैं नहीं कहूंगा कि सिफारतकारी को रोकना चाहिए, लेकिन सिफारतकारी जो है अभी तक उसने एक लॉकडाउन तक नहीं खत्म कराया। दुनिया ने नहीं इंटरेस्ट लिया ना। अब कितनी दफा कहेंगे, दिस इज द टाइम वी शुड ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड कि अब हमें जो इंटरनेशनल दुनिया है वो सपोर्ट नहीं करेगी। बाकियों को छोड़े, ओआईसी ने आपको कोई घास नहीं डाली, तो इसलिए बाकी को छोड़ दें। आपको 41 मुल्कों के इत्तेहाद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए जो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ, हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जो काम करने वाला है वो बहुत अहमियत है। देखिए, इस टाइम पे जो अमेरिका का किरदार है वो बिल्कुल इसमें माइनस होकर रह गया है। उसकी रीजन ये है कि रशिया के साथ, जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे, अमेरिका ने पेशकश की कि मैं कोई दरमियान में मसालियत का किरदार अदा करूं, तो वो बिल्कुल उसको किसी ने घास ही नहीं डाली। लेकिन रशिया जो है वो बैकडोर चैनल्स के साथ, बीजिंग के साथ काम कर रहा है, और हिंदुस्तान जो है अपने गुड ऑफिसेस को इस्तेमाल कर रहा है मॉस्को के अंदर। देखिए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका का किरदार कमजोर होता जा रहा है, और अगर अमेरिका का किरदार कमजोर हो रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान है जो इस टाइम पे उसको सहारा दे सकता है, ये कह के कि अगर तुम हमारी मदद करोगे कश्मीर में तो हम तुम्हारी अफगानिस्तान में मदद कर सकते हैं। ये तो एक डिप्लोमेटिक वे भी है, और मेरे ख्याल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे से हम काम कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कोई ऐसा एक्ट ले ले। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका के तो अपने अज़ाइम हैं, वो यहाँ कश्मीर में आना चाहता है, वो तो इसको इंडिपेंडेंट करना चाहता है। ये तो बात कई दफा वो उनको इज़हार ख्याल जो है वो कर चुके हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अवामुन्नास जो है वो बेकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, हमारी फौज की लाजवाब दास्तानें हैं कुर्बानियों की। सिर्फ एक बात आखिर जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो देखिए, हमें ये फैसला करना है कि कमजोरी जो होती है वो आपके इरादों में हुआ करती है, कमजोरी आपके हथियारों में नहीं हुआ करती। ये जो रेशियो और नंबर गेम तो हमेशा से इंडिया की ज्यादा थी, लेकिन क्या फिर पाकिस्तान कहीं कमजोर हुआ? पाकिस्तान कमजोर नहीं हुआ। और ये जो अभी परसों मीटिंग हुई है आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर, ये ऑपरेशनल नौयत की अगर मीटिंग देखें, हिंदुस्तान वहां कोवर्ट ऑपरेशन, बिल्कुल गैर मामूली मीटिंग है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। खता कलामी की माजरत चाहूंगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, असद महमूद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आप दोनों मेहमानों का बहुत। भारत के इक़दामात सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि खित्ते को भी आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ेगा और हजीमत का सामना भी करना पड़ेगा। और ये मिस एडवेंचर भारत के अपने अंदर जारी कई तहरीकों में एक रूप फूंक सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।